1978 की बात है। मैं हल्दिया में एक छोटी सी नौकरी करता था। 900 रुपया सैलरी थी और मैं वहाँ पे उनका डिस्पैच डिपार्टमेंट संभालता था, यानी कि वहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होता था उसको लॉरी से और रेलवे के वैगन से डिस्पैच करने का काम। अब ये काम मेरे लिए बहुत कम था और मैं सारा दिन जो है बेकार बैठा रहता था। अखबार पढ़ना पड़ता था, गाना सुनना पड़ता था, लोगों से बैठ के गप मारना पड़ता था और मैं इससे खुश नहीं था। मेरे को लोग बाग तो सब कोई खुश थे कि भाई काम नहीं करना पड़ता, मस्ती का जिंदगी है, लेकिन मैं बहुत चिंतित था क्योंकि टाइम तो मेरा जा रहा है, जिंदगी तो मेरी जा रही है। मैं तो इतना ही सा सीख पा रहा हूँ, मेरी कैपेसिटी इतना सीखने की है, मैं इतना सा सीख करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो दिस इज ए सिन, ये तो एक पाप है। तो मैं हमेशा अपने बॉसेस से झगड़ा करता रहता कि मेरे को और काम दीजिए। वो लोग मेरे को देते थे लेकिन वहाँ पे काम ज़्यादा था ही नहीं, क्योंकि वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस प्लांट था, लिमिटेड कस्टमर्स थे, तो ज़्यादा काम नहीं था। वहाँ पे मेरे को पता लगा कि हमारी कंपनी रोमानिया से एक जहाज माल मंगा रही है, कैल्साइन पेट्रोलियम कोक, और वो यहाँ पे हमारे हल्दिया पोर्ट में आकर के वो जहाज खाली होगा और ये बहुत बड़ा काम होगा क्योंकि उसके अंदर 15,000 टन माल आ रहा था। 15,000 टन का मतलब इसमें हजारों लॉरी का ट्रांसपोर्टेशन होगा, बहुत बड़ा काम था। हमारी कंपनी के हिसाब से बहुत बड़ा काम था। तो मैंने अपने बॉसेस से कहा कि ये काम मेरे को दीजिए, मैं संभालूंगा। लोग बाग हंसने लग गए। अरे तुम जानते हो इसका वैल्यू, बहुत बड़ा काम है। पोर्ट में जब जहाज आता है, अगर जहाज को एक दिन डिले हो जाए तो 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगती है। 5 लाख उस समय कितना होगा आप समझ सकते हैं। तो लेकिन मैं जिद में था और हमारी कंपनी में कोई था भी नहीं जिसको ये काम पता था। तो मेरे को पता लगा कि कलकत्ता से हम लोग के हेड ऑफिस से कुछ लोग आएंगे और स्टीवेडरिंग या क्लियरिंग एजेंट की तरफ से कुछ लोग आएंगे, एक टीम पूरी आएगी, वो लोग हल्दिया में बैठ करके ये पूरा का पूरा काम संभालेंगे। मैंने कहा कि चलो मेरे पास तो खाली टाइम बहुत है, इस खाली टाइम में मैं इसके बारे में सीखता हूँ। और मैंने अपने बॉस से, मिस्टर झुंझुनवाला थे, बहुत बढ़िया आदमी थे, उनसे कहा सर मैं तो यहाँ पे बैठा रहता हूँ, मैं बाहर निकल करके ये जहाज के अनलोडिंग के बारे में सब समझ करके आऊँ। बोले हाँ ठीक है जाओ। उन्होंने मेरे को परमिशन दे दिया। उन्होंने मेरे को कुछ पॉकेट मनी भी दे दिया, 1,000-2,000 रुपया, कि मैं किसी के पास जाऊँ तो गिफ्ट लेके जा सकूँ। मैं वहाँ पे कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट में गया और पूरे डिपार्टमेंट, कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट में मैं जाता था, वहाँ पे रेलवे वैगन को लेने के लिए मैं जाता था। तो पूरे डिपार्टमेंट में मैंने देखा कौन अच्छा आदमी है जिससे मेरे को ये जहाज के बारे में पता लगे, पोर्ट की हैंडलिंग के बारे में पता लगे। मैं एक मिस्टर भट्टाचार्य जी थे, बहुत बढ़िया आदमी थे, मैं उनके पास गया, बोला सर मैं हम लोग का इस तरीके से जहाज आ रहा है तो मैं पोर्ट का फॉर्मेलिटी सब समझना चाहता हूँ। तो फिर वो मेरी बात सुना, हंसा और बोला कि देखो रावत हम तो बहुत बिजी रहते हैं, तुम एक काम करो, पवन मल्लिक के पास चले जाओ, वो तुमको हेल्प करेगा। पवन मल्लिक के पास गया, बड़ा अच्छा आदमी था। उसको बोला सर मैं इस तरीके से पोर्ट की वर्किंग के बारे में सब सीखना चाहता हूँ। उसने जो है हमको कहा कि ठीक है तुम अगले दिन आओ। मैं अगले दिन 3 बजे गया। उसने मेरे को सब बताया कि ये डिपार्टमेंट है, ये सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, ये लेबर डिपार्टमेंट है, ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, ये मरीन डिपार्टमेंट है। उस तरीके से हमको सब डिपार्टमेंट के बारे में बताया। फिर मेरे को बुलाया, फिर इस तरीके से जैसे जैसे बुलाता था मैं ले जाता था। फिर उसने हमको एक एक डिपार्टमेंट के इंचार्ज से ले जा करके मुलाकात कराई, वहाँ के जो वर्कर्स थे उनसे मुलाकात कराई, क्योंकि उसने देखा कि मेरी सीखने की इच्छा है। मेरी सीखने की इच्छा का तो मैं आपको और आगे भी बहुत सा उदाहरण दूंगा। जब लोगों को पता लगता है कि अगले की सीखने की इच्छा है, तो सिखाने वाला भी दिल खोल के सिखाता है, सिखाने वाला भी देखता है कि इसकी इच्छा है कि नहीं,
ये पात्र है कि नहीं। तो जब पवन मल्लिक ने देखा कि हमारी बहुत इच्छा है, वो सिक्योरिटी ऑफिसर के पास हमको लेके गया। बहुत कुछ मैंने वहाँ पे सब सीख लिया। उधर क्या हुआ था, उधर हमारे वाइस प्रेसिडेंट रोमानिया चले गए थे। रोमानिया में जहाज लोड हो रहा था और वो जहाज लोड होकर के हल्दिया पोर्ट में 60 दिन के अंदर पहुंचेगा। अब मेरे को 60 दिन की लिमिट थी, तो मेरे को मालूम था कि 60 दिन में मेरे को सब कुछ, सिर्फ नियम नहीं जान लेना है, लोगों को पहचान लेना है, कैसे वर्किंग होगी, उसकी कैसे प्लानिंग होगी, सब मैंने जो है मेंटल एक प्लान बना लिया। इसमें सबसे बड़ी एक बाधा थी कि इसमें लीगल बहुत बड़ा वो होता था। लीगल क्या था कि एक चार्टर पार्टी एग्रीमेंट होता है। चार्टर पार्टी एग्रीमेंट जो है ट्राई पार्टीएट होता है, उसमें 3 पार्टी का रोल होता है। एक होता है शिपर का, यानी कि जो माल एक्सपोर्ट कर रहा है, दूसरा जहाज कंपनी का, तीसरा जो इंपोर्टर है। क्योंकि इसमें 3 मालिक होते हैं। पहला मालिक होता है एक्सपोर्ट होने के पहले एक्सपोर्टर, दूसरा मालिक होता है जहाज कंपनी, क्योंकि जितने दिन जहाज में माल होता है उतने दिन उस माल का मालिक जहाज कंपनी होती है। और तीसरा मालिक होता है जो इंपोर्टर। जब जहाज कंपनी इंपोर्टर को माल हैंड ओवर कर देती है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी मैच हो जाती है, तब जाकर के जहाज कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होती है। तो ये चार्टर पार्टी एग्रीमेंट में बहुत सारे क्लॉज होते हैं कि एक्सपोर्टर क्या क्या करेगा, क्या क्या नहीं करेगा, जहाज कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। इसी तरीके से बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। जहाज कंपनी को एक्सपोर्टर कमिटमेंट करता था कि हम आपका जहाज 10 दिन में लोड कर देंगे, 10 दिन से ज़्यादा लगेगा तो हम आपको इतना कंपनसेशन देंगे। इंपोर्टर कंपनी जहाज कंपनी को गारंटी देती थी कि अगर हम माल खाली नहीं कर सके 15 दिन में तो हम तुमको हर दिन का 2 लाख रुपया डैमेज देंगे। जहाज कंपनी की तरफ से होता था कि अगर आप 15 दिन के पहले खाली कर देंगे तो जहाज कंपनी आपको 1 लाख रुपया पर डे देगी। तो इस तरीके से ये तीनों को मिला करके ये एग्रीमेंट बनाने में भी उस समय 1 महीना लग जाता था। हल्दिया में स्टील अथॉरिटी का ऑस्ट्रेलिया से लो ऐश कोल आता था, तो वो उसकी पूरी हैंडलिंग करते थे। मैं उनके पास गया, हमने कहा कि सर मैं आपसे ये सीखना चाहता हूँ। तो बोले कि भाई तुम सीखना चाहते हो तो हमारे लिए तो इतना समय नहीं है, तुमको घर में बैठ के सब समझाएं। तो मैंने उनसे समय लिया, शाम को उनके घर गया, कुछ गिफ्ट वगैरह लेके उनके बच्चे लोग के लिए, उनके लिए कुछ बोतल वगैरह लेकर के गया। और शाम को जो है उन्होंने हमको बोला कि देखो ये कोई साधारण चीज़ नहीं है, इसके लिए अच्छे अच्छे लॉयर्स भी इसको पूरा नहीं बना सकते हैं। हम बोले हमको बनाना थोड़ी ना, हमको तो सिर्फ समझना है। फिर उन्होंने हमको उसके सैलिएंट पॉइंट दिए और सुनने के बाद फिर मैं अगले दिन उनके ऑफिस में गया। बोला सर मेरे को कोई एक कॉपी मिल सकती है चार्टर पार्टी की, 700-800 पन्ना। तो उस समय 700-800 पन्ना फोटो कॉपी करना भी बड़ा काम होता था। तो बोले कि नहीं ये तो मैं तुमको दे नहीं सकता हूँ। तो मैंने बहुत उनसे मिन्नतें की, सर आप मेरे को दे दीजिए, मैं आपको पढ़ के जो है 4-5 दिन में लौटा दूंगा। उन्होंने एक पुरानी चार्टर पार्टी निकाली, 5-6 साल पुरानी, और वो मेरे को दे दिया। वो आकर के मैंने घर में उसको स्टडी किया। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एनी स्किल इज लर्नेबल। हम कुछ भी सीख सकते हैं अगर हमारी चाह है सीखने की। तो सिखाने वाले बहुत हैं, वो खुशी खुशी आपको सिखाएंगे। आपको अपनी चाह प्रमाणित करना पड़ेगा। पता है उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जहाज आया और मेरे जो बॉस थे उन्होंने भी देख लिया, उनको भी ले जा करके मैं सब जगह दिखा दिया कि सर देखिए ये मैंने लेबर डिपार्टमेंट में सबसे बात करके रखी है, मरीन डिपार्टमेंट में कैप्टन राम कुमार हैं जो सैंड हेड से जहाज को लेकर के आएंगे, उनके संग हमने पूरी बात कर ली है। ये सिक्योरिटी CISF की सिक्योरिटी है, इन लोग से हमने पूरा बात कर लिया, पूरी सेटिंग कर लिया है। ये जो ट्रांसपोर्ट है, जो रास्ते में जो सिक्योरिटी होती है उन लोग से पूरा हमने बात कर लिया है। शिफ्ट सुपरवाइजर्स जो हैं
24 घंटे की शिफ्ट होती थी तो 3 शिफ्ट सुपरवाइज़र होते थे, उन लोग से सबसे बात कर लिया है। तो हमारे बॉस कन्विंस हो गए। उन्होंने हेड ऑफिस में कहा कि नहीं, आप लोग को यहाँ पे किसी को भेजने की दरकार नहीं है, मैं संभाल लूँगा। मैंने मेरे बॉस संभाल लेंगे। और उसके बाद जहाज आया और सब जगह बॉस सामने रहते थे, मैं पीछे रहता था। और अवस्था ये आ गई थी कि मेरे को मोबिलिटी के लिए मोटरसाइकिल में चलना पड़ता था और वो कभी गाड़ी छोड़ के जाते नहीं थे मेरे जो बॉस थे, लेकिन वो मेरे साथ मोटरसाइकिल में मेरे पीछे बैठ करके सब जगह जाते थे। क्योंकि जब जहाज आया तो हजारों ट्रक का मूवमेंट था, यानी कि पोर्ट से हमारी फैक्ट्री 7 किलोमीटर थी। तो 7 किलोमीटर वो रॉ पेट्रोलियम को लॉरी में लोड होकर के आएगा। और वहाँ पे दुनिया भर के चोर थे, पिल्फर्स उनको बोलते हैं। वो लोग वैगन में से कोयला चोरी करते थे। तो हम लोग की लॉरी से भी ये कोयला था, बहुत फास्ट चलने वाला था, इसकी भी चोरी का बहुत बड़ा रैकेट होता था। तो उसकी पूरी सिक्योरिटी करना, 100-200 फीट पे जो है सिक्योरिटी के स्टाफ को लगाना, ये सब हम लोग ने बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया। और हम लोग ने जहाज को करीब 5 दिन पहले खाली कर दिया, 15 दिन की जगह 10 दिन में खाली कर दिया। और वो हल्दिया पोर्ट में उस दिन का रिकॉर्ड था, क्योंकि हल्दिया पोर्ट फेमस था कि 15 दिन में जो जहाज खाली होने का होता था वो 20 दिन में होता था। लेकिन हमने उसको 10 दिन में खाली कर दिया और कंपनी को करीब 4-5 लाख रुपए का डिस्पैच मिला। यानी कि अगर हम समय से ज़्यादा लगाते हैं तो हमको डैमेज देना पड़ता है, और समय से पहले हम खाली कर देते हैं तो डिस्पैच हमको मिलता है। इसके बाद दूसरा जहाज आया तो हमारे ऊपर कंपनी को पूरा भरोसा था। पहला जहाज 15,000 टन का था, दूसरा जहाज 35,000 टन का आया, उसमें भी मेरे को इंचार्ज करके सब कराया। तो आप समझ गए ना कि ऐसी कोई स्किल नहीं है जो आदमी सीख नहीं सकता है। मेरे को पेड़ों के बारे में कुछ नहीं मालूम था, मैं सारी दुनिया में जा कर के लोगों से पाम के बारे में सीख करके आया। तो एनी स्किल इज लर्नेबल। तो आप भी अपनी लाइफ के गोल के लिए आइडेंटिफाई करिए, आपको किस किस आदमी लोग के संपर्क में आना पड़ेगा, किससे क्या सीखना पड़ेगा। देखिए, किताबों में जो पढ़ाई जाती है वो तो सब बेकार है, मैं आपको सच बताता हूँ। असली सीख तो होती है जो एक्सपीरियंस है उनसे जा कर के बात करें। ये मैं आपको एक अगले लेसन्स में बताऊंगा। लर्न हाउ टू लर्न, कैसे सीखना है वो सीखें। तो अब मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, किस लाइन में आपको गोल सेट करना है, आपके जीवन की क्या क्या प्रायोरिटी है उसके हिसाब से, और आप कुछ भी सीख सकते हैं। और आपको जिन जिन व्यक्ति की दरकार है वो आप अपनी ज़िंदगी में ले आ सकते हैं। इसके बाद जो है आपको जो करना है कि इसको एक अच्छी तरीके से शॉर्ट लिस्ट बनाना है। फिर शॉर्ट लिस्ट बना करके इसको लिखना है। लिखना देखिए बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर लोगों से मिलता हूँ और उनसे जब पूछता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में तुमने गोल सेट किया है, तो बहुत लोग बोलते हैं हाँ हमने गोल सेट किया है, लेकिन वो लोग कुछ आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अमेरिका की एक स्टडी है कि लोगों को बोला गया कि तुम लोग करीब मान लीजिए 100 लोगों को बोला गया कि तुम अपना गोल सेट करो, और गोल सेट करके 1 साल इसको प्रयोग करके देखो। तो उन्होंने क्या पाया कि 100 लोगों को जो बोला उसमें कुछ लोगों ने राइटिंग में गोल सेट किया और कुछ लोगों ने मेंटल गोल सेट किया। और 1 साल के बाद का रिजल्ट क्या था? जिन्होंने राइटिंग में गोल सेट किया था उसमें से 45% ने वो गोल अचीव कर लिया था, और जिसने राइटिंग में नहीं किया था, खाली मेंटल गोल सेटिंग किया था, वो सिर्फ 4% सक्सेसफुल हुए। मेंटल करके भी आप हो सकते हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम है। तो आप क्यों कम चांस वाला काम करेंगे जब आपको मालूम है। सिर्फ लिखने की तो बात है, लिखना क्या बहुत बड़ी चीज़ है? लिखना क्या आपको अरबिक फारसी में है? नहीं, आप अपनी मातृभाषा में लिखिए ना।
हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, बांग्ला में लिखिए, उड़िया में लिखिए, जो भाषा आप उसमें लिखिए। देखिए, मैं आपके संग जो भी शेयर कर रहा हूँ वो कोई मेरा इन्वेंट किया हुआ नहीं है, ये मेरा रिसर्च किया हुआ नहीं है। मेरे को भी लाइफ में जैसे आज आप सीख रहे हैं, मेरे को भी सीखने को मिला है। ये लॉ ऑफ सक्सेस की किताब है जिसके बारे में मैं आपसे अक्सर बोलता रहता हूँ। यही पुस्तक है जिसने मेरी ज़िंदगी को चेंज किया। तो यहाँ पे मैंने ये गोल सेटिंग का पहला वो लिया था। उसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पर्सनल अचीवमेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर सच में भारत में कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ। इसका काम ज़्यादा वेस्ट में हुआ है, और वेस्ट में भी स्पेशली अमेरिका में। क्यों अमेरिका में? क्योंकि अमेरिका में फिजिकल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो गए, और वो लोग जो हैं इकोनॉमिकली, इंडस्ट्रियली, साइंटिफिकली एडवांस जा रहे थे। चाइना तो अभी 25 साल पहले से आया है, लेकिन अमेरिका 100 साल पहले से चालू हो गया। तो ये सब टेक्नोलॉजी वहाँ पे उन लोगों ने बहुत डेवलप किया है। तो इसमें जो सबसे टॉप है पहले का 100 साल पुराना, 1935 में ये नेपोलियन हिल ने पहली किताब लिखी थी, लॉ ऑफ सक्सेस। और उसके बाद जो है अभी तक जो चल रहा है वो है ब्रायन ट्रेसी। ब्रायन ट्रेसी भी आज दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे पॉपुलर मोटिवेशनल स्पीकर है। और उसकी कहानी ये है कि वो बचपन में रेस्टोरेंट में प्लेट धोता था, उसके बाद गाड़ी सफाई करता था, फिर फैक्ट्री में भारी बोझा ढोने वाला लेबर था, फिर खेतों में काम करता था, फिर फैक्ट्री में नट बोल्ट टाइट करता था। ये सब करते करते आज उसके पास अरबों की प्रॉपर्टी है। उसने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं किया है, और यही अपनी लाइफ के ऊपर बेस करके मोटिवेशनल क्लास करा के आज वो दुनिया का 1 नंबर हो गया है। उसकी किताबें 35 भाषाओं में हैं, और करीब करीब दुनिया के हर देश में उसके फॉलोअर्स हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने वहाँ से पिकअप की है, और ये मैं आपको कब दे रहा हूँ? मैं सीधा नहीं दे रहा हूँ। इन चीज़ों को मैंने अपनी ज़िंदगी में लगाया है, उसको अनुभव किया है, उसको एक्सपेरिमेंट करके। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें लर्नड हैं, टेस्टेड हैं, ट्राइड हैं और प्रूवन हैं। तो आप इसको बेझिझक फॉलो कर सकते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से अब आप फाइनल गोल सेटिंग करें। तो जिन लोगों के प्रश्न थे कि उनको कंफ्यूजन हो रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, आशा करता हूँ कि उनके सारों के कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। चलिए, अभी तक जो हम आपको बोले थे कि हमेशा आपको नोटबुक रखना है, पेन रखना है और इस तरह के कार्ड रखने हैं, आशा करते हैं आप लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। और अगर बाई चांस आपने नहीं रखा है तो अभी आप एक नोटबुक लीजिए, और हम लोग अभी एक प्रैक्टिस करेंगे। आपको हर चीज़ का गोल तुरंत लिखना पड़ेगा। मैं बोलूँगा, मैं बोल करके आपको समय दूंगा, उस समय में आप अपने 3 गोल झट लिखिएगा। चलिए चालू करिए। अपनी नोटबुक खोलिए, पेन निकालिए और लिखिए। पहला पॉइंट, आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण वैल्यू क्या है? आप अपने जीवन में कहाँ पहुंचने पे सबसे ज़्यादा खुश होंगे? जीवन में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको पाने के लिए आप उसके लिए जो दरकार हो वो देने को तैयार हैं? आपको 3 कौन सी स्किल सबसे ज़रूरत पड़ेगी? अब आप लिखिए, आपके फैमिली के गोल्स क्या क्या होंगे? आप अपनी फैमिली को कैसे देखना चाहेंगे? उसके 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखें। अगला लिखिए, आप अपने हेल्थ के लिए आप कितने वर्षों तक जीना चाहेंगे, और आपके जो अंतिम के वर्ष होंगे उस समय आप कितना हेल्दी रहना चाहेंगे, और उसको
पाने के लिए आप क्या क्या करेंगे, क्या एक्सरसाइज करेंगे, क्या खान पान में परिवर्तन करेंगे, क्या अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन करेंगे। नेक्स्ट, आप अपने प्रोफेशन के बारे में, बिजनेस के बारे में, नौकरी के बारे में सोचिए कि क्या 3 आपके हाईएस्ट टारगेट हैं। प्रोफेशन में आप अपने को कहाँ पे देखना चाहेंगे? आप अपने को शहर का बेस्ट देखना चाहेंगे, इंडिया का बेस्ट देखना चाहेंगे? बिजनेस में आप अपने को अपनी इंडस्ट्री में कहाँ पे देखना चाहेंगे? देश में किस तरीके से देखना चाहेंगे? अपने शहर में कैसे देखना चाहेंगे? अपने मोहल्ले में कैसा देखना चाहेंगे? आप नौकरी में हैं तो कैसे अपना प्रमोशन देखना चाहेंगे? किस तरीके से आप नौकरी चेंज करना चाहेंगे? फिर इस तरीके से आप सोशल, आपकी क्या पोजीशनिंग रहेगी? आप अपने को कैसा देखना चाहेंगे सोसाइटी में? आप इंट्रोवर्ट हैं कि एक्सट्रोवर्ट हैं? आप ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं या आप एकांत ज़्यादा पसंद करते हैं? आपका क्या गोल रहेगा? आप किस किस एसोसिएशन से जुड़ना चाहेंगे? आप पॉलिटिक्स में जुड़ना चाहेंगे, क्लबों से जुड़ना चाहेंगे, नेटवर्किंग करना चाहेंगे? आप स्पिरिचुअलिज्म में अपना टारगेट बनाइए कि स्पिरिचुअलिज्म में आप कहाँ तक जाना चाहेंगे, क्या क्या चीज़ आपको अभी समझ लेना चाहिए, क्यों समझ लेना चाहिए। तो स्पिरिचुअलिज्म में अपने एक टारगेट बनाइए और इसमें मैं आपको थोड़ा इंटरफेयर करूँगा कि आप ये मत सोचिए कि स्पिरिचुअलिज्म जो है आपका प्रोफेशनल करियर ख़त्म होने के बाद शुरू होता है। जी नहीं, स्पिरिचुअलिज्म आपका शुरू हो चुका है, आपने उसको रियलाइज़ नहीं किया है। आज आप रियलाइज़ करके स्पिरिचुअलिज्म को साथ में रखिए तो आपकी सक्सेस की रफ्तार चौगुना हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो ये जो गोल्स होने चाहिए ये स्मार्ट होने चाहिए। ये ब्रायन ट्रेसी ने बताया है। स्मार्ट का मतलब एस फॉर हुआ सिंपल। इतना सिंपल लिखा होना चाहिए कि एक बच्चा भी उसको देख करके समझ जाए। दूसरा होना चाहिए मेजरेबल, वो एक मेजरेबल होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा इंसान बनना चाहता हूँ, उसका कोई मतलब नहीं है। आप क्या बनना चाहते हैं एक डेफिनेट होना चाहिए। मैं बहुत धनी होना चाहता हूँ, नहीं, वो नहीं चलेगा। आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, 100 करोड़ की, 1 लाख की, 10 लाख, एक मेजर बनाइए कि मैं 1 साल में 1 लाख कमाऊंगा, 2 साल में 10 लाख कमाऊंगा। तो इट शुड बी मेजरेबल। मैं को वजन कम करना है तो मैं कितना वजन कम करना है। मेरे को बहुत हेल्दी होना है तो हेल्दी क्या होना चाहिए, हमारी वॉकिंग की क्या स्पीड होनी चाहिए, हमारी वजन कितना होना चाहिए। तो इट शुड बी स्पेसिफिक। नेक्स्ट है अटेनेबल, यानी कि ये अटेनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए मैं अपना गोल सेट करूं कि मैं 30 दिन में 15 किलो कम कर दूंगा, तो ये अटेनेबल नहीं है। तो इट शुड बी अटेनेबल, आपके दिमाग में फिट हो जाए कि यस आई कैन अटेन इट, मैं ये पा सकता हूँ। उसके बाद है इट शुड बी रेलेवेंट, आपकी ज़िंदगी से रेलेवेंट होना चाहिए। आप जो हैं एक जो चीज़ आपसे रेलेवेंट नहीं है वैसा कुछ नहीं सोचें। जो चीज़ आपको करने से खुशी देगी, आपके एटमॉस्फेयर को हेल्दी बनाएगी, आपके सर्कल को हेल्दी बनाएगी, जिससे आपको सच में खुशी, तसल्ली, प्रसन्नता मिलेगी। और नेक्स्ट है टाइम बाउंड होना चाहिए कि उसका एक टारगेट होना चाहिए कि ये चीज़ हम इतने दिन में अचीव करेंगे। 1 दिन में, 1 साल में, 1 महीने में, 10 साल में, 5 साल में, तो सब एक टाइम बाउंड होना चाहिए। टाइम बाउंड का मतलब ये नहीं कि आपने लिख दिया तो उसी में करना पड़ेगा। डिविएशन हो सकता है, आपने लिखा 1 साल नहीं हुआ, आपने 5 चीज़ लिखी, 5 में से 2 हुई, 3 नहीं हुई, ये सब तो चलता रहेगा क्योंकि ये रास्ता ऐसा है कि ये चलता रहेगा। लेकिन आपको एक फर्मनेस होनी चाहिए, एक नियम है कि अगर मैं कुछ करता हूँ
और उसमें फेल हो जाता हूँ, वो मेरा प्लान फेल हो जाता है, तो क्या करना चाहिए? उसका नियम है उस प्लान को चेंज करता हूँ। चेंज किया हुआ प्लान भी फेल हो जाए उसको भी चेंज करता हूँ, वो भी फेल हो जाए उसको चेंज करता हूँ। कब तक चेंज करते रहें? जब तक सक्सेस नहीं हो जाए। तो ये सब तो चलता रहेगा, हमको प्लान बनाते रहना है, प्लान फेल होते रहेंगे, हर प्लान तो सक्सेसफुल नहीं होगा। यहाँ पे आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ कि मान लीजिए मैंने एक प्लान बनाया, वो सक्सेस नहीं हुआ, फेल हो गया, तो मेरे को क्या करना चाहिए? मेरे को दूसरा प्लान बनाना चाहिए। वो भी बनाया, वो भी सक्सेस नहीं हुआ, तो फिर मेरे को प्लान चेंज कर देना चाहिए। वो भी नहीं हुआ सक्सेस, फिर क्या करना चाहिए? फिर प्लान को चेंज कर देना चाहिए। तो प्रश्न आता है कि कब तक चेंज करते रहें? उत्तर है जब तक हम सक्सेसफुल नहीं हो तब तक प्लान को चेंज करते रहना। क्योंकि अगर हम फेलियर हो गए हैं तो ये फेलियर नहीं है, ये एक फीडबैक है। ये मेरे को बताया गया कि ये करने से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये एक सिर्फ फीडबैक है। तो अब मैंने आपको गोल सेटिंग के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया गया है। जिन लोग को अभी तक क्लैरिटी नहीं हो रही थी उन लोग को अभी क्लैरिटी हो गई होगी। तो आज आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क ये है कि आज आपने ये जो अभी लिखा है इसको फेयर करिए, हर एरिया के गोल को फेयर करिए और आप 10 गोल बनाइए जो आपको 1 जनवरी से चालू करके 31 दिसंबर में ख़त्म करने हैं। और उसके लिए आप इस तरह के कार्ड बना सकते हैं। 10 छोटे छोटे गोल जो आपको 1 साल के अंदर अचीव करने हैं। वो 1 महीने में भी हो सकते हैं, 2 महीने में भी हो सकते हैं, लेकिन 10 गोल आप बनाइए। ये आपका एक रिहर्सल होगा। ये सब कार्ड मैंने आपको कहा था कि आप ये सब कार्ड रखिए। ये सब कार्ड आज के दिन के लिए ही है। ये लिस्ट बनाइए, इन गोलों को मैंने आज तक क्यों नहीं टारगेट करके अचीव किया, क्या क्या आपके ब्लॉकिंग वो थे। आप पाइएगा जो उसमें ब्लॉक्स थे 80% ब्लॉक आपके इंटरनल थे, एक्सटर्नल नहीं थे। आप जो सोच रहे थे, आप परिस्थितियों को दोष दे रहे थे, दूसरों को दोष दे रहे थे, आप अपनी शिक्षा को दोष दे रहे थे, अपने रहने के स्थान को दोष दे रहे थे, गांव को या शहर को दोष दे रहे थे कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, यहाँ पे स्कोप नहीं है। वो सब कोई बात नहीं है। तो 80% आपके इंटरनल ब्लॉक्स थे और बाहर के जो 20% ब्लॉक थे वो आपके 80% इंटरनल ब्लॉक जब डिमोलिश हो जाएंगे तो एक्सटर्नल ब्लॉक भी अपने आप सब गिरने लगेंगे। फिर आप लिस्ट बनाएंगे कि आपको इसके लिए क्या क्या स्किल्स आपको अपने अंदर में लानी है, क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी है। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें सीखनी है, क्या क्या स्किल्स अपने में लानी है। इसके लिए आपके पास समय है। ये नहीं कि आपको 1 हफ्ते में ही करना है, आप एक एक करके करेंगे। पहले एक स्किल, फिर दूसरी स्किल, एक लर्निंग, फिर दूसरी लर्निंग। आप तो सीढ़ी चढ़ते चले जाएंगे ना, लेकिन आपको चालू करना पड़ेगा। एक कहावत है कि 1000 मील की यात्रा कैसे चालू होती है? कदम कदम से। ये 1000 मील एक एक कदम से पूरे होते हैं। तो एक एक कदम से पूरे कैसे होंगे? जब आप आरंभ करिएगा तभी तो चालू होगा। आप आरंभ ही नहीं करिएगा तो कैसे होगा? तो इस तरीके से आप वो लिस्ट बनाइए। फिर आप ये लिस्ट बनाइए कि आपकी ज़िंदगी में आपको कौन कौन से व्यक्ति की दरकार होगी। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको स्किल्स वगैरह सीखने के लिए दूसरे व्यक्ति बहुत हेल्प करेंगे। और एक चीज़ आप अपने दिमाग में रखिए कि इस सृष्टि में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। देयर इज ए लॉ ऑफ अबंडेंस। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आप बिल्कुल मत सोचिए कि हमारे इलाका में इस बिज़नेस का कोई स्कोप नहीं है, या देश में नौकरी का स्कोप नहीं है, या हमारे आगे बढ़ने का स्कोप नहीं है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ये
यूनिवर्स इतना बड़ा है कि हम लोग सब कोई भी सक्सेस हो जाए, इतना यहाँ पे रिसोर्सेस है, तो आप उसकी चिंता ना करें। एक चीज़ मैं आपके संग आज शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग अपना दिन एजुकेशन के बाद गुजार रहे हैं कि नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी। नहीं, अच्छी नौकरी के लिए आप इंतजार मत करिए। कैरियर में अगर आपको अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करनी है तो फिर नौकरी में वो क्रिएटिविटी यूज़ नहीं हो सकती। वो आप अपना कोई बिजनेस करेंगे, अपना काम करेंगे, अपना प्रोफेशन करेंगे, तभी वो आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन वो भी आप तुरंत नहीं कर सकते, उसके लिए भी आपको एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो आप अपने गोल के हिसाब से आप टारगेट बनाइए। मान लीजिए आप बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर बनना चाहते हैं, आपके पास सैकड़ों लॉरी होंगी, तो आप अभी क्या करिए? अभी आप बेकार हैं, नौकरी खोज रहे हैं। नहीं, आप किसी ट्रांसपोर्टर को अप्रोच करिए और उसके एक छोटी सी नौकरी ले लीजिए, कोई क्लर्क की नौकरी ले लीजिए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। कई लोग हैं कोई छोटा काम करने से शर्माते हैं, सोचते हैं कि दिस इज बिलो माई डिग्निटी। नहीं, छोटे काम से ही आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। मैं इतना बड़ा इंटरनेशनल ट्रेडिंग का काम किया, पता है आपने कहाँ से चालू किया? मैंने चालू किया एज ए कैरियर। मैं कलकत्ता से सामान थैले में भर के कोलंबो ले जाता था, कोलंबो से सामान ला करके इंडिया में लोगों को बेचता था। तो इस तरीके से मैंने एज ए कैरियर चालू किया। छोटा से चालू करेंगे तो हमको सीखने को मिलेगा, और जब हमारी फेलियर होगी और हम गिरेंगे तो हमको ज़्यादा चोट भी नहीं आएगी। मेरा तो लोगों से सुझाव है जो नौकरी का इंतजार कर रहे हैं कि आप कुछ भी छोटा सा स्टार्ट करिए। हम लोग जो मोदी का मजाक उड़ाते हैं कि पकौड़ा, हाँ पकौड़ा बेचिए ना। पकौड़ा से जो है आप रेस्टोरेंट बना सकते हैं, रेस्टोरेंट से होटल बना सकते हैं, होटल से होटल्स की चेन बना सकते हैं। स्टार्ट तो करिए, स्टार्ट नहीं करिएगा तो आप तो कहीं भी नहीं पहुंचिएगा। चलिए, आज बहुत बातें हो गई हैं, अब आपका होमवर्क है कि आप इसको करिए और नए साल में आपकी नई जिंदगी की शुरुआत होनी है। तो आज के लिए बस इतना ही।